गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है। मेहनत करनी है ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये ठीक। दूसरी बात इसको इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ। और डेट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, वाट एवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं उन बच्चों के लिए, ठीक है। वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको, या फिर भी ना करे तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर। आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया। पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं खुद मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहेगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए और वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या एक दो दिन के लिए तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट। आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा को आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा। तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश। अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उस पर मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है। कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए, ये आपको देखने को मिलेगा। और तो इतना रहा आपका पंचायत में। अब चलते हैं हम कहाँ, अब उसके बाद हम चलते हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73 के बाद 74 92 में। अब यहाँ आएगा म्यूनसिपालिटी का कॉन्सेप्ट। तो ये होगा आपका विलेज लेवल पर नहीं, ये होता है शहर लेवल पर। तो देखो, ये शहर मतलब अर्बन लेवल पर, वो था रूरल लेवल पर, ये हो गया आपका अर्बन लेवल पर। देखिए, ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू द अर्बन लोकल बॉडी। फॉर दिस पर्पज द अमेंडमेंट हैज एडेड ए न्यू पार्ट जिसको कहा गया है पार्ट 9A। वो पार्ट 9 है, और 9B भी आएगा बाद में, इसमें अभी नहीं आएगा, बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया, वो बहुत बाद में आएगा आपका। तो पार्ट 9A, ठीक है। तो इन टाइटल एज म्यूनसिपालिटी, ठीक है, म्यूनसिपालिटीज एंड ए न्यू 12 शेड्यूल
नया शेड्यूल बना, 11 के बाद 12 आया, 12 शेड्यूल कंटेनिंग 18 फंक्शनल आइटम्स ऑफ द म्युनिसिपालिटी। यहाँ 29 के बाद 18 आइटम्स इसमें हैं। इसके लिए जो आर्टिकल्स है 243W, ठीक। पंचायत के लिए जो आर्टिकल है 243 से शुरू होता है। देखो जो फंक्शनल आइटम जिस आर्टिकल में मेंशन है उसका मैंने बताया, जो आइटम 29 आइटम है जिस आर्टिकल से मेंशन है उसके लिए स्पेशली 243G, जो ये आपका 18 आइटम है वो जिस आर्टिकल में मेंशन है वो आर्टिकल 243W। उसके अलावा मैं बता दूं पंचायत के लिए जो पार्ट 9 जो मेंशन है वो पूरा आर्टिकल है 243 से 243O तक, और इसके लिए जो है मेंशन है 240O के बाद से मेंशन है 243P से लेकर ZG तक, ZG तक कोऑपरेटिव सोसाइटी का आएगा 243ZG से लेकर 243ZT तक आएगा। ये ऐसे ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे ऐसे पार्ट, ये सब ऐसे इसके लिए म्युनिसिपालिटी के लिए ऐसे मेंशन है, म्युनिसिपालिटी के लिए, पंचायत के लिए। अब देखो पहले बता दूं 18 जो फंक्शनल आइटम्स है ये, तो इसमें जो 12th शेड्यूल में जो आइटम्स मेंशन है, अब देखो ये जो आइटम है खुद सोचो अर्बन लेवल पर क्या हो सकता है। अर्बन लेवल पर क्या होगा, पहले तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सफाई करवाना, हाइजीन सफाई, छोटे वही वैसे ही रोड आएंगे, रोड, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, वाटर आएगा। उसके अलावा पार्किंग, उसके अलावा टाउन का प्लानिंग करना, फिर स्लम एरिया जो है उसको डेवलपमेंट करना, फिर घर, बिल्डिंग, छोटे छोटे घर है वहाँ उसका बनवाना, इसके अलावा बस स्टॉप ये सब बनवाना। फिर उसके अलावा आपका आ जाएगा क्रीमेटोरियम, जो आप देखते हो ना दाह संस्कार जहाँ किया जाता है तो वो कहाँ इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम में होता है, तो वो भी आएगा म्युनिसिपालिटी के अंदर। फिर आप होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, डेथ सर्टिफिकेट बनाना, तो उसके लिए कहाँ जाते हैं, म्युनिसिपालिटी, नगर निगम से बनता है, तो वो भी बना, उसका भी वो भी आता है आपका म्युनिसिपालिटी में। फिर वैसे ही डिसेबल के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, SC ST के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो सब जो काम अगर कुछ करना है तो सोशली कहीं ना कहीं मतलब सोशली डिसएडवांटेज क्लास ऑफ द सोसाइटी उसके लिए काम, या पुअर के वेलफेयर के लिए काम करना, तो वो भी आएगा आपका म्युनिसिपालिटी का सब्जेक्ट आएगा, तो इस सब्जेक्ट में ही इंक्लूडेड रहेगा तो आपका जो 12th शेड्यूल में, और जो 18 जो फंक्शनल आइटम है। इसके अलावा और कुछ लगभग देख सकते हो जो आसपास जो देख रहे हो, पार्क वार्क जो भी मैंने बताया उससे है। फिर लोकल लेवल पर मार्केट भी है इसमें आएगा, मार्केट से पैसे लेती है ना म्युनिसिपालिटी, दुकान जो होता है रोड पर साइड में है वो सब म्युनिसिपालिटी का ही आता है, लैंड है वो म्युनिसिपालिटी का ही आता है। ये दिल्ली में खासकर, दिल्ली का छोड़ो, दिल्ली का तो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे इतना 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 आइटम बना। इसके अलावा है तो वो और भी है जो लगभग ऐसे याद रखने लायक है जो मैंने बता दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इसमें, कि इसमें यह है कि जो म्युनिसिपालिटी होगी ना, म्युनिसिपालिटी तो वो 3 लेवल पर होगी हर स्टेट में, जिसको बोला गया नगर पंचायत और म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। देखो म्युनिसिपालिटी, अर्बन लोकल गवर्नमेंट को म्युनिसिपालिटी बोला गया, उसमें कहा गया कि हर स्टेट इंश्योर करेगा कि 3 तरह का उनके यहाँ म्युनिसिपालिटी हो। जैसे नगर पंचायत होगा वैसा एरिया जो विलेज है लेकिन टाउन की ओर डेवलप होता है, टाउन शहरीकरण हो रहा है, वहाँ नगर पंचायत होगा। ऐसे छोटे सिटी, छोटे टाउन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, वो पॉपुलेशन वो अपना डेजिग्नेट होगा, उनके अपने नियम होंगे कि कितना एक स्टेट, कितना एक सिटी का पॉपुलेशन होगा उसको टाउन माना जाएगा, गवर्नर डेजिग्नेट करेगी, उसको नोटिफाई करेगी, और कितना से ज़्यादा पॉपुलेशन वालों को सिटी माना जाएगा। तो छोटे टाउन के लिए होगा म्युनिसिपल काउंसिल, और बड़े के लिए होगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, बॉम्बे वाला जो आता है उसका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। तो बड़े बड़े शहर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, छोटे में आएगा म्युनिसिपल काउंसिल। एक तो ये हो गया, कंफ्यूज मत होना। अब एक अलग बांटा गया है कि जो लोकल अर्बन जो बॉडी होगी ना,
वो डिफरेंट टाइप का 7-8 टाइप का लोकल अर्बन बॉडी बनाया गया है। जैसे देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि 3 होगा, एक हर स्टेट के लेवल पर। जैसे गांव जैसा शहर जैसा बन रहा, गांव है तो पंचायत, गांव और शहर के बीच में आ रहा है तो नगर पंचायत। अगर छोटा सिटी है, छोटा मतलब टाउन है, तो वहां होगा म्युनिसिपल काउंसिल। बड़ा हो गया शहर हो गया तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इससे बियॉन्ड जाओ, फिर एक कहा गया है क्या, देखो क्या लोकल अर्बन बॉडी में बनाया गया कि डिफरेंट लेवल पर, जैसे कि कहीं म्यूनसिपालिटी का कॉन्सेप्ट है, कहीं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कॉन्सेप्ट है, कहीं नोटिफाइड एरिया, कहीं टाउनशिप, कहीं कैंटोनमेंट बोर्ड, कहीं स्पेशल पर्पस एजेंसी, ऐसे ऐसे आपको कहीं पोर्ट ट्रस्ट। तो मैं बता दूं कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन 3 हो गया। इसके बियॉन्ड माना गया है कि छोटे लेवल पर जो होगा उसको शहर लेवल पर, छोटे शहर के लेवल पर उसको म्यूनसिपालिटी, बड़े शहर लेवल पर जो बॉडी होगी उसका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नाम होगा। सुनो, म्यूनसि ये 3 जो बांटा ना शुरू में नगर, ये म्यूनसिपालिटी के अंदर है, ठीक है। यहाँ म्यूनसिपल कंफ्यूजन नहीं होगा, बुक पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा। इस म्यूनसिपालिटी में आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनसिपल काउंसिल है एंड नगर पंचायत है। एक अलग क्लासिफिकेशन किया गया है क्या, कि जो 7-8 नाम बोला, कि जो बड़े शहर पर होगा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अलग है, छोटे शहर पर म्यूनसिपालिटी, सो वहाँ म्यूनसिपल काउंसिल नहीं है, म्यूनसिपालिटी बोला गया है, म्यूनसिपालिटी, ठीक। फिर पोर्ट के लिए बनेगा, पोर्ट के लेवल पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन करना, वहाँ लोग रह रहे हैं, वहाँ पर कैसे लोकल गवर्नमेंट होगा तो पोर्ट ट्रस्ट। ऐसे कहीं टाउनशिप का, जैसे कहीं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, वहाँ कोई सरकार का जो पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, कंपनी है, सरकार का फैक्ट्री है, उसके आसपास वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ कंपनी में काम करने वाले, उसके लिए टाउनशिप होगा। ऐसे फिर कैंटोनमेंट बोर्ड, मतलब मिलिट्री का छावनी है और उसके आसपास सिविलियन पॉपुलेशन रहते हैं, कुछ मिलिट्री के लोग रहते हैं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड का है ऐसे प्रोविजन। ऐसे ऐसे नाम है। तो बता दिया आपका आ गया। फिर आपका चलो कंफ्यूजन हो इसमें, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी टेन्योर क्या होगा, ऐसे ही सब जैसे पंचायत वाला में है, इलेक्शन इतने साल पे होगा जैसे पंचायत में मैंने बताया। और इसमें क्या होगा कि आपका डिफरेंस क्या है, थोड़ा बता दूँ कुछ अगर है तो। ऐसे स्टेट कमीशन होंगे, स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा और स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा इसके लिए, जैसे पंचायत के लिए था। और 5 साल वाले टेन्योर, हर लेवल पर क्या, वहाँ तो 3 लेवल बनाया गया, यहाँ 3 लेवल टाइप का ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ क्या होता है, वार्ड में देखते हो मतलब तो काउंसलर होते हैं, उसके बाद काउंसलर के बियॉन्ड क्या होता है, मेयर होता है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ने अपना अपना नियम बनाया है। कहीं है कि जितने वार्ड के लेवल पर काउंसलर जो होंगे उनका डायरेक्ट इलेक्शन होगा, हर जगह डायरेक्ट इलेक्शन है। लेकिन जो उसके चेयरमैन है तो उसका इलेक्शन डायरेक्ट ना होगा, इनडायरेक्ट होगा, वो सब जो काउंसलर है वो करेंगे। जैसे पटना में जो पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जितने कई वार्ड हैं, वार्ड के जो बनते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं उसको वार्ड काउंसलर बनते हैं। और ये लोग पहले क्या था कि ये लोग चुनाव करते थे, ये लोग चुनते थे मेयर को। तो ये झंझट दिक्कत क्या आ रहा था कि देखा जा रहा था कि जो मेयर जितना पैसा बांट रहा है उतने वार्ड काउंसलर उसके सपोर्ट में आ रहे हैं। क्योंकि वार्ड काउंसलर की, देखो ये सब वार्ड काउंसलर वोट कभी करेंगे मेयर के इलेक्शन में जब ये पैसा देंगे। अब देखो डिफरेंट स्टेट में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि देखो जैसे कि दिल्ली में क्या है कि जो इलेक्शन जो होता है ना यहाँ म्यूनसिपालिटी लेवल पर यानी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पर, तो यहाँ पार्टी सिस्टम है। जो स्टेट लेवल पर जो पार्टी है, स्टेट पार्टी, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है यहाँ। लेकिन बिहार में क्या है कि जो पार्टी स्टेट पार्टी है तो वो म्यूनसिपालिटी वाले या पंचायत वाले इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, वहाँ ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बना रखा है इन्होंने। तो पार्टी पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो अगर पार्टी पार्टिसिपेट करती तो एक पार्टी का अगर कोई मेयर कैंडिडेट खड़ा होता तो जितने वार्ड काउंसलर उस पार्टी को बिलोंग करते तो उनको डायरेक्शन होता कि आपको इनको सपोर्ट करना ही करना है। यहाँ तो पार्टी वाला सिस्टम है नहीं। तो अब क्या है कि सब इंडिपेंडेंट है। अगर कोई मेयर के चुनाव में खड़ा हो रहा है,
या तो इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो, और सबके साथ थोड़ी दोस्ती रह सकता, कोई जरूरी नहीं, वो सब दोस्त रहेगा तो वोट करेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स में कहा जाता है कोई दोस्त नहीं, कोई नियमी नहीं, जिसको जहां से पैसे मिले, बेनिफिट हो, वहां जाते हैं। तो अब हो रहा था क्या कि पैसे जितना खर्च कर रहा था, हर हर वार्ड काउंसलर को अगर सबको सबको ऐसा चल रहा था, एक एक कार्ड दे रहे थे, ऐसा चल रहा था कि हर वार्ड काउंसलर को जो है जो एक एक कार्ड, मतलब 5 लाख का कार्ड दिया, 5 लाख का, तो जितने को दिया तो वो सब उसके सपोर्ट में वोट दिए, कोई 5 लाख का देगा, कोई 10 का देगा तो उसको देंगे। तो ऐसा भी चल रहा था कि जो जब जब मेयर का इलेक्शन होता है तो वो एक एक स्कॉर्पियो सब मेयर वार्ड काउंसलर को मिल रहा है, ऐसा था। मैं तो 5 लाख में हूँ, तो ये चल रहा था। वहां पर इसको देखते हो क्या क्या कि अब मेयर का इलेक्शन जो है इनडायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट होगा। अब डायरेक्ट होने से ये बेनिफिट हुआ कि अब लोग वोट करेंगे। तो अब वोटिंग करने में जितना पैसा खर्च, मतलब चुनाव प्रचार करने में जितना पैसा खर्च करे, या लोगों को बीच में खिलाए पिलाए, खूब खिलाए, या लोगों का पैसा बांटना है, जो करना है जनता के पास डायरेक्ट पहुंचे, ना कि वार्ड काउंसलर के पास। तो ऐसे पैसा लुटाएगा भी तो जनता को ही देगा ना वोट देने के लिए, यहाँ वार्ड काउंसलर को देने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ सिस्टम अब क्या कर दिया गया, अब इलेक्शन होगा डायरेक्ट होगा। अब पैसा लेना देना हमें इसमें नहीं जाना है भाई, वो तो मुझे बोलने बोलने को हो गया, नहीं तो कितने लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि आप नाम खराब कर रहे हो, आप डिलिबरेटली बदनाम कर रहे हो। ऐसा होता नहीं है, नहीं होता है, मैं भी जानता हूँ। मैंने तो आज तक मैंने पर्सनली अपने लेवल पर घर वालों से कभी नहीं सुना कि वहाँ पैसे बांटे जाते हैं। बहुत जगह होते हैं लेकिन वहाँ तो नहीं, गाँवों में होते होंगे हाँ, कि उतना दिन हमेशा चिकन चल रहा है, मटन चल रहा है उसके ऑफिस में, ये तो चलते रहता है भाई। ये हो गया अपना स्टेट अपने लेवल पर बना सकता है चेयरमैन को इलेक्शन कैसे करवाना है, कैसे नहीं कराना है। तो इसमें जितने जितने बातें थी, लगभग कहीं ना कहीं बातें आपको पंचायत वाला है, प्रोविजन है, वो है म्यूनसिपाल्टी में। तो म्यूनसिपाल्टी को कौन अपना, देखो अब स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट को कुछ, हाँ कुछ अपना अपना अपने हिसाब से कुछ कानून बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन तो इम्प्लीमेंट करना है। स्टेट आप ऑथराइज हो अपने लेवल पर, लेकिन कोई भी आप नियम कानून बनाओगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके अगेंस्ट या उसके विपरीत नहीं, उसके अपोजिट में नहीं। तो इस ये तो रखोगे, इसके साथ और भी तुम्हें ऐड करना है, इट्स योर विश। ये हुआ पंचायत और म्यूनसिपाल्टी। तो कैंटोनमेंट बोर्ड में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ किस एरिया पे होता है। पोर्ट ट्रस्ट वो भी डिस्कस कर चुका हूँ, पोर्ट वाले एरिया में। कैंटोनमेंट मतलब जहाँ छावनी वाला एरिया कैंटोन बोलते हैं, उसके आसपास वाला जो एरिया, उसमें जो मेंबर होते हैं, उसके जो चेयरमैन होते हैं, जो कैंटो जो उसके आर्मी के जो हेडक्वार्टर है, मतलब वो इसको बोलते हैं बेस है, उसके जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। साथ में कुछ मेंबर इलेक्टेड होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड होते हैं, कुछ छावनी के जो ऑफिसर है वो लोग रहेंगे। ऐसा ये सब पोर्ट वाले में भी ऐसे है। और फिर आ गया टाउनशिप है, टाउनशिप वाले में भी, और कुछ ज़्यादा इसमें मैं नहीं जाऊँगा। टाउनशिप में भी वैसे एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ मेंबर नॉमिनेटेड होंगे, कुछ इलेक्टेड होंगे, क्या क्या होंगे, बस बस इतना समझ में गए। तो ये हुआ आपका लोकल अर्बन बॉडी। अब चलते हैं 94 में, अब आएगा देखो 70, ये हुआ 73rd 74, अब आता है 75। तो 75 क्या कहता है देखते हैं, प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट ट्राइब्यूनल, ये याद रखोगे, रेंट ट्राइब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट विथ एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू रेंट इट्स रेगुलेशन, ठीक है, रेंट इट्स रेगुलेशन एंड कंट्रोल एंड टेनेंसी इशू इंक्लूडिंग द राइट, इंक्लूडिंग द आपका आएगा, कहाँ गया, राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट ऑफ लैंड और टेनेंट। इतना इतना लैंग्वेज जानने की जरूरत नहीं है थोड़ा। अब देखो रेंट ट्राइब्यूनल 94 में बना, 75 में 75 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 75 ईयर था 94। थोड़ा मैं बता दूं, देखो रेंट जो है ना वो सब्जेक्ट है स्टेट का, तो स्टेट के सब्जेक्ट में ये सेंटर ने लॉ बनाया। कैसे प्रोसेस समझते हो, रेंट के लिए पहले से स्टेट का लॉ तो था ही ऐसे पहले से सबका। तो इसमें रेंट के लिए लॉ इसलिए बनाया गया कि जो रेंट का जो इशू है ना, मतलब मकान मालिक और किराएदार, किराएदार और मकान मालिक के बीच का जो इशू है,
तो सिर्फ किरदार मकान मालिक मतलब घर के पर्सपेक्टिव मत देखो, कोई बिजनेस के लिए भी कहीं अगर किसी का लैंड ले चुका है लीज पर, या कहीं किसी का घर लैंड लीज पर लिया, वहाँ मॉल बनाया गया, या वहाँ आप कहो कि अपार्टमेंट बनाया गया, तो वहाँ भी लैंडलॉर्ड और टेनेंसी वाली इशू हो जाएगी। तो जमीन का मालिक कौन है, घर का मालिक कौन है, और किराएदार कौन है, ऐसे तो बहुत सारे इसके लिए बहुत सारे केस मुकदमे जा रहे थे। तो डायरेक्ट जाते थे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में केसेस का बर्डन बहुत ज्यादा हो गया था, तो बर्डन ज्यादा हो रहा था केस मुकदमा। अब देखो इस समय क्या हुआ, एलपीजी रिफॉर्म हुआ, 91 92 का जो पीरियड है एलपीजी रिफॉर्म हुआ, बाहर से बहुत सारे कंपनियां आना शुरू हुआ, यहाँ लैंड लेना, किराया पर लेना, ऐसा बहुत सारा मैटर चलते शुरू हुआ यहाँ। अब शुरू होगा तो फिर उसमें बाद विवाद, प्रोज कॉन्स, टर्म कंडीशन में तो बहुत जुड़ेगा ना भाई, तो केसेस भी ज्यादा उठने निकलेंगे ऐसे, तो सब लोग तो खुश नहीं रहेंगे, तो कोर्ट में जाएंगे जाएंगे, तो केसेस, नंबर ऑफ केसेस ज्यादा बढ़ेंगे। अब देखो ट्राइब्यूनल कब स्टैब्लिश हुआ, एलपीजी रिफॉर्म के बाद, ऐसे याद रहेगा, क्योंकि पिटीशन केसेस मुकदमे बहुत ज्यादा कोर्ट में जाने लग गए। तो इसको रिलीफ करने के लिए कि भाई इतना कोर्ट में बर्डन न हो हाई कोर्ट को, एक ट्राइब्यूनल बनाया गया, रेंट ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल वाला जो प्रोविजन है, कौन सा आर्टिकल में प्रोविजन है, मैंने पहले ही बताया था, पहले बताया था ना, 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो वहाँ एक 323A से लेकर 23B में ट्राइब्यूनल के लिए, जो इंडस्ट्रियल वर्कर उनके लिए डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ट्राइब्यूनल, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ये सब का इस्टेब्लिशमेंट मैंने पहले बताया था, ये सब याद है, बताया था, CAT कैट, देखना पीछे बताया है ट्राइब्यूनल। तो 320A से B में जो है उसमें ट्राइब्यूनल का एक प्रोविजन डाला, रेंट ट्राइब्यूनल का, ट्राइब्यूनल स्टेब्लिश किया गया। अब ये बोला गया कि जो भी ये सब डिस्प्यूट होगा जाए आप रेंट ट्राइब्यूनल में। अब है, अब कहा कि हाई कोर्ट को बोल दिया कि अब हाई कोर्ट इस चीज से बिल्कुल फ्री है, हाई कोर्ट में इसका मैटर बिल्कुल नहीं जाएगा, कोई कोर्ट में इस रेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो तो नहीं सुना जाएगा, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुना जा सकता है, लेकिन और में कहीं रेंट से मैटर है, यानी ट्राइब्यूनल के जजमेंट से कोई खुश नहीं है, तो अल्टीमेटली फिर सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करेंगे, हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन ट्राइब्यूनल पर नहीं है। ऐसे ही कैट वाला जो हुआ था, तो उसमें भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में था कि अगर ट्राइब्यूनल जजमेंट से कोई खुश नहीं है तो आप अप्रोच करें, डायरेक्ट अप्रोच करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। बाद में ये प्रोविजन डाला गया कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं, आप हाई कोर्ट में पहले जाएं, अगर वहां से ना फैसला मिले, खुश ना हो, देन यू अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। तो शुरू में ये भी डाला गया था कि जब हाई कोर्ट में अगर जाएगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का जो मैटर, तो हाई कोर्ट के सिंगल जज वाले बेंच में नहीं, डबल जज के बेंच में ही जाएगा, उसको बोलते हैं डिविजनल बेंच बोलते हैं, समझ गए। तो ये रेंट ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश किया, और ये जो लैंग्वेज वैंग्वेज है, ऑब्वियस बात है, रेगुलेट करने के लिए, उसको भी डिस्प्यूट करने के लिए, और ज़्यादा मतलब बनता नहीं, बस इतना कम से कम जानने की ज़रूरत है। और ट्राइब्यूनल वाला आर्टिकल कौन सा है, पार्ट कौन सा है, पार्ट 4A होता है, कौन सा आर्टिकल होता है वो भी बता दिया। ट्राइब्यूनल धीरे धीरे कई ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिशमेंट हुए, लैंड रिफॉर्म के लिए ट्राइब्यूनल भी बना, टैक्स वर्क से रिलेटेड मैटर ऑफ उसके लिए ट्राइब्यूनल बना, इंडस्ट्रियल वर्कर लेबर उनके डिस्प्यूट से रिलेटेड उसके लिए भी ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और भी ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए मेंशन है, ऐसे ऐसी है। तो ये हो गया आपका ट्राइब्यूनल 94 में, और इसके लिए है 75 75वां, जैसे कि अभी क्या चल रहा था, आज़ादी के 75वां था ना, कुछ चल रहा था अभी, कौन सा महोत्सव, तो पता नहीं, कुछ नाम आ रहा था ऐसा, कब था 7 5 12, आज़ादी का अमृत महोत्सव, हाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर जगह गवर्नमेंट वाले में आप साइट पर खोलोगे तो ऐसे लगेगा आज़ादी का अमृत महोत्सव। देखो जी, तो अब है हम लोग 75 हो गया, 76 में चलते हैं। तो 94 में ये सब अमेंडमेंट हो रहा है सेम ईयर में। अब देखो ये है 76 में, 94 का ईयर है, 94 का ईयर 76 में। अब यहाँ जो कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, थोड़ा खुद से आप रीड कर लो, इतना बड़ा तो दिख रहा है। देखिए, इंक्लूडेड द तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट 1994, 1994 का, विच प्रोवाइड फॉर 69% ऑफ रिजर्वेशन, 69% रिजर्वेशन हो गया, ऑफ द सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड
पोस्ट इन द स्टेट सर्विसेस इन द, तो देखो ये तो एक तो ये एक्ट बनाया, इसमें 69% रिजर्वेशन की बात कर दी और इसको इंक्लूड कर दिया किसमें, इन द 9th शेड्यूल में इसको इंक्लूड करके जुडिशियल रिव्यू से इसको प्रोटेक्ट कर दिया। अब 94 में ही एक इंदिरा साहनी का एक जजमेंट आता है, इंदिरा साहनी का, हाँ इंदिरा साहनी 94 में, तो सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देती है कि कोई भी रिजर्वेशन, टोटल रिजर्वेशन कभी भी 50% की सीलिंग को क्रॉस नहीं करेगा, एक्सीड नहीं कर सकता है। उसी ईयर में ये लाया और उसी ईयर में जजमेंट मिला, लेकिन ये वाला अभी तक जो 69% रिजर्वेशन है अभी तक चलता आ रहा है। तो 69% रिजर्वेशन की जो बात है, आगे और भी रिजर्वेशन वाली बात होगी, कैसे ओबीसी को, कैसे एससी को, कैसे क्या क्या प्रमोशन में, अपॉइंटमेंट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कब रिजर्वेशन, वो सब धीरे धीरे चर्चा डिस्कशन होगा, वो आगे मैं बताऊंगा। और ये चीज़ में मैं ज़्यादा कुछ अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि कई बार मैंने बहुत बोल दिया है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब देखो 94 के बाद आएगा ये 76 का था, ईयर याद रखोगे, 94 नंबरिंग याद नहीं रहेगा। अब है 77 में चलते हैं, देखें, प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर SC and ST. This amendment nullified the Supreme Court ruling with regard to reservation in promotion. यहाँ देखो, ये जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये सब मैटर कौन से फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है ये बताओ। गवर्नमेंट जॉब की बात हो रहा है ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है ना, तो ये रिलेटेड किससे है, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में कहा गया ना कि डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, बर्थ और रेसिडेंस, इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये है इक्वलिटी मिलेगी, इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब है यहाँ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है आर्टिकल 16 से, उसमें धीरे धीरे मैंने बोला है कि बार बार उसमें एक्सेप्शनल क्लॉज ऐड होते गए। ये क्यों ऐड करना पड़ा, चूंकि क्या है ना कि देखो ये था कि SC ST के जो पॉपुलेशन है वो पहले से एजुकेशनली काफ़ी पीछे रहे, सोशली पीछे रहे, एजुकेशन में उनका मतलब कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट जॉब में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, स्कूल में भी कम बच्चे रहते थे उनके उस कम्युनिटी के, जितना पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के बाद। जैसे अभी आप देखोगे ना, मैक्सिमम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात रही तो इंडिया का जो पॉपुलेशन जिस रेशियो में है उस रेशियो में आपको मुस्लिम का प्रोपोर्शन नहीं मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में। कोई भी मिनिस्ट्री में आप चले जाओगे तो क्या कोई भी एग्जाम देखो क्वालिफाई कर रहे हैं, तो अगर इतने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं तो उसमें अगर इंडिया में पॉपुलेशन मुस्लिम का अगर एक पल के लिए माना जाए 1/6 भी है, तो क्या 1/6 कैंडिडेट क्वालिफाई मुस्लिम कैंडिडेट रहते हैं, नहीं रहेंगे। ये क्या शो करता है कि एजुकेशनली वाकई में काफ़ी बैकवर्ड है, एजुकेशनली काफ़ी पीछे है। तो SC ST को रिजर्वेशन तो दे दिया गया प्रोपोर्शन वाइज में, लेकिन देखा जा रहा था क्या तो गवर्नमेंट जॉब में तो चले गए, लेकिन बाद में क्या है ना कि जो प्रमोशन के लिए चाहिए तो प्रमोशन के लिए इंटरनल एग्जाम होता है, लेकिन जब इंटरनल एग्जाम होता है तो ये तो बेचारे वाकई में पहले तो पीछे हैं, लेकिन ब्रेन वाइज देखा जाए, इंटेलिजेंसी वाइज देखा जाए ना, तो उतने फॉरवर्ड जो दूसरे जनरल वाले कैंडिडेट हैं उनके कंपेयर में थ्योरी वाइज, बुकिस वाइज भी उतने स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग मतलब नहीं है मतलब उतने इंटेलिजेंट नहीं है, उतने इंटेलिजेंट नहीं है मतलब उनका उतना ब्रेन नहीं है आंसर सॉल्विंग में जितना दूसरे वाले का है। तो वहाँ जो डिपार्टमेंटल एग्जाम जब होती है तो ऐसे केस में ये क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। शुरू में हमने रिजर्वेशन देके पहुंचा तो दिया, लेकिन अब सब निचले लेवल पर उनका प्रमोशन के बाद जब आती है, जो प्रमोशन वाले जो एग्जाम होते हैं या अदर क्राइटेरिया प्रमोशन का जो होता है, प्रमोशन का अदर क्राइटेरिया एग्जाम हुआ, साथ साथ क्या हुआ कि ये भी होता है कि आपका परफॉर्मेंस जो पहले वाले में कितना रहा।
तो जो फॉरवर्ड वाले जनरल वाले जो कैंडिडेट हैं वो तो पहले से इंटेलिजेंट रहे, पहले से इंग्लिश बोलने वाले रहे, हाई फाई रहे, आज बड़े बड़े स्कूल में पढ़े, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट में बड़े बड़े जगह पढ़ा। ये बेचारा गाँव से आया हुआ आदमी, तो एक तो ब्रेन से भी इनके लेवल पर स्ट्रांग मानना कि होंगे बहुत कम थे, उतना स्ट्रांग नहीं, ठीक है, इंग्लिश में भी उतनी स्ट्रांग नहीं। वहां आने के बाद सेम कंपटीशन देना है तो उनके कंपेयर में compete नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका लेवल कहीं ज़्यादा पहले से ही ऊपर रहा और बेचारे यहाँ से ऐसे जोर से उठाया गया और वो यहाँ ला के दोनों को एक ही एग्जाम दिया जा रहा है, तो कहाँ आगे बढ़ पाएंगे। तो देखा गया कि जो अपर लेवल वाले सीटें हैं सब ऑक्युपाई कर रहे हैं जनरल कैंडिडेट। तो ऐसे केस में देखा गया कि हमारा जो मेन पर्पस था कि इनको आगे बढ़ाना, थोड़ा सा बढ़ा पाया, ऊपर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए इनके रिजर्वेशन की जरूरत है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में गया था पिटीशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं 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 नहीं, क्वालिटी नहीं है तो ऊपर जाके क्या करोगे। अगर लीगली बोला जाए, अगर कानून के हिसाब से बोला जाए कि आप में क्वालिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो वहाँ ऊपर में ज़्यादा आपको डिसीजन मेकिंग, वर्क लोड ज़्यादा है, ज़्यादा इंटेलिजेंसी की ज़रूरत है, तो वो कैलिबर नहीं है, वहाँ जाके भी आप क्या परफॉर्म करोगे, तो क्यों भेजा जाए। ठीक है, ये तो कानून कहेगा, लेकिन सरकार या ऐसे गवर्नमेंट क्या सोचेगी, वेलफेयर ओरिएंटेड सोचेगी कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर बुकिस लैंग्वेज में, थ्योरी में वो भले अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो, लेकिन हो सकता हो कि कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैक्सिमम पॉलिटिशियन थ्योरी बाय बुक बाय उनसे कोई थ्योरम पूछ दो आंसर नहीं आएगा, ठीक है, कोई कैलकुलेशन बड़ा सा कुछ तो हो सकता है वो ना कर पाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों को चलाना, देश को चलाना, लोगों को वेलफेयर के लिए सोचना, स्कीम लाना, इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। लोगों को मिलाकर रखना, सबका विकास करना, है ना। तो बुक में नॉलेज रखना अलग होता है और सिस्टम को चलाना एक अलग होता है। तो हो सकता है वो अच्छे से उसमें चला पाए, लेकिन बुक में न करके वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका अलग अदरवाइज एनुअल अप्रेजल होता है, AR होता है, एनुअल रिपोर्ट उसको बोलते हैं, एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट होता है। इसमें आपने वो नंबर दिया जाता है कि आपका सीनियर देते हैं, मार्क्स देते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा है। उसमें परफॉर्मेंस हो सकता है सही आ रहा हो, काम बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही से पूरा एडमिनिस्टर कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा हो, लेकिन जब कंपटीशन वाली एग्जाम होती है तो उसमें नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो, ये भी हो सकता है ना। तो इसके लिए सरकार तो, लेकिन कानून तो ये चीज़ नहीं देखेगा, कानून तो बिल्कुल किताब वाली चीज़ें देखेगा। जज भी तो मैक्सिमम जो जजेज भी पहुंचे हुए हैं वो भी तो बेचारे जनरल वाले ही बेचारे क्या बोलूं, वो भी तो नॉर्मल जनरल वाले ही पहुंचे रहेंगे। तो इनको जज तो सोच भी तो उनको वही सोचेंगे ना कि भाई क्या यार इन लोगों को लाना यार, या आ भी जाता है तो उतना कैपेबल नहीं होता, उनका कैलिबर, मन में जो थिंकिंग रहेगी कि उतना टैलेंट नहीं रहेगा यार, आके काम भी क्या करेगा। लेकिन सरकार तो सबको वेलफेयर के लिए सोचेगी। जो DPSP का जो पर्पस है, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर, नहीं भाई इनको लाएंगे तो वर्क बुक में भले नॉलेज उनको नहीं, लेकिन वर्क में ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो हमको इनको प्रमोट किया जाना चाहिए, अदरवाइज पीछे के पीछे रह जाएंगे और ऊपर वाले लोग इनको दबा कर ही रखेंगे। तो ये प्रोविजन डाला गया। और प्रमोशन में भी अब इनका प्रमोशन भी होगा, तो इनके लिए सीट उसी हिसाब से प्रमोशन में भी सीट रिजर्व रहेगी कि अगले बार जैसे कि बनेंगे इस स्टेट से अगर प्रमोट होंगे, एक पल के लिए मान लिया कि DIG के लिए, तो 10 DIG में लोग प्रमोट होंगे, तो उसमें से ये होगा 3 है जो SC के कैंडिडेट होंगे, 2 SC के कैंडिडेट होंगे या 1 ST के कैंडिडेट होंगे, पक्का है, तो इतना होना ही होना है। तो भले ही एग्जाम हो तो कम क्वालिफाइंग मार्क्स कम लाया, फिर भी एक कैंडिडेट को लेना है तो उनको लिया जाएगा। ये ऐसे करके प्रोविजन डाला गया। मैं ऐसे नॉलेज के लिए बता दूं, OBC को प्रमोशन अपॉइंटमेंट में है, क्वालिफाइंग मार्क्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है रिजर्वेशन, लेकिन प्रमोशन में नहीं है। लेकिन SC ST को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है। ये तो हुआ रिजर्वेशन के मामले में। देखिए मेरिट डिमेरिट हर जगह होता है। मेरिट ये है कि जो रिजर्वेशन देने से जो बेचारे कभी उठ नहीं सकते थे उनको अपॉर्चुनिटी मिला। डिमेरिट ये है कि कभी कभी ये होता है कि एक ही फैमिली के मेंबर जो एक बार रिजर्वेशन ले लिए लगातार लिए जा रहे हैं, उनका बेटा भी, बाप भी, बेटा भी, भाई भी, सब पता चला कि सब रिजर्वेशन का फायदा उठाकर सीट उठाए जा रहे हैं या जॉब में रिजर्वेशन पाए जा रहे हैं। ऐसे ये होता है बहुत जगह, कई है। और जो बेचारे पीछे वाकई में है वो पीछे ही रह जा रहे हैं। लेकिन ये है कि उन पीछे में से कोई को तो मौका मिल जा रहा है ना। लेकिन थोड़ा बहुत मुझे लगता है जैसे OBC में भी एक जो नियम बनाया गया है कि जो एक बार OBC का रिजर्वेशन ले लिया, ग्रुप A पोस्ट में है,
तो उसमें भी है कौन कौन से लोगों को ओबीसी का रिजर्वेशन फर्दर नहीं मिलेगा, या ओबीसी से बिलोंग करते लेकिन ग्रुप ए ऑफिसर हो, इतना इनकम से ऊपर हो, 8 लाख से ऊपर हो, या डॉक्टर हो, वकील हो, ऐसे ऐसे प्रोफेशन से रह चुके हो, सीए हो, तो उनको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिला। इसमें भी कम से कम ये होना चाहिए कि अगर किसी फैमिली के इतने मेंबर ने रिजर्वेशन मिल गई है तो फर्दर उस फैमिली को मेंबर को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। कुछ तो थोड़ा बहुत चेंज किया जाना चाहिए। खैर, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, कम से कम इससे होगा कि वो मौका किसी उन्हीं उसी कम्युनिटी के कुछ जो और पर्सन को मिलेगा। अदरवाइज ये फैमिली स्ट्रांग तो हो चुके हैं, एक लेवल पर आ चुके हैं, लेकिन जो इन्हीं के इसी कम्युनिटी के जो बिलोंग करने वाले अदर मेंबर हैं तो वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो अगर इनको सीट नहीं मिलेगी तो वो बेचारे क्वालिफाइंग में हो सकता और कम जाए, तो वो लोग जो बेचारे जो रह जा रहे हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो थोड़ा बहुत उसी कम्युनिटी का बेनिफिट होगा। वेलफेयर की बात मैं कर रहा हूँ, उसी कम्युनिटी मतलब सेम कम्युनिटी और सब हमारे ही लोग हैं। मैं बता दूं, ये नहीं कि वो SC ST वो है, पता नहीं यार। आई थिंक सोसाइटी में डिवाइड कर दिया गया। अगर शुरू से होना चाहिए था यार, कोई कम्युनिटी ही नहीं बांटना चाहिए था। नो जनरल, नो ओबीसी, नो SC, नो ST, ये मैं इसके अगेंस्ट हूँ। ये क्लासिफिकेशन का नहीं होना ही नहीं चाहिए था शुरू से ही। न होता ये तो कोई डिस्क्रिमिनेशन, सब एक ही कहलाते। तो एक आपको आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री में कि किसी का एक स्लोगन आएगा, वन रिलीजन नो, आएगा एक आएगा नो रिलीजन नो कास्ट, ऐसा कुछ आएगा, ध्यान में मुझे नहीं आ रहा है। कुछ आता है ऐसा, वो कोई किसने स्लोगन दिया कि वन रिलीजन, देयर शुड बी वन रिलीजन वन कास्ट। एक स्लोगन देते हैं देयर शुड बी नो रिलीजन नो कास्ट, ना कोई रिलीजन होना चाहिए ना कोई कास्ट होना चाहिए था, सब इक्वल रहते हैं। मतलब एक ही स्टेटस माता, इक्वल मतलब सोशल सोशल स्टेटस इक्वल कहलाता, एक ही स्टेटस माना जाता। ना कोई ब्राह्मण, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई शूद्र, ना कोई वैश्य। तो इन महात्मा गांधी ने इस क्लासिफिकेशन को सपोर्ट किया, वेदा कहता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो कि वो क्लासिफिकेशन चलते रहने के कारण ही, वेदा को फॉलो रहने के कारण ही कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट ये सब वाले कास्टिज्म ज्यादा सोसाइटी में आया। वो सब चीज रहता ही नहीं। तो शुरू में बांटा गया कि भाई ये ऑक्यूपेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन बांटा गया, जो जिस ऑक्यूपेशन को जो काम कर रहा है वो कहलाएगा। लेकिन बाद में उसको जातिवाद में कन्वर्ट हो गया ना। अगर कहीं ना कहीं ओरिजिन वही रहा, अगर वो क्लासिफिकेशन नहीं रहता तो ये सब शेड्यूल कास्ट, अछूत, ये सब जो मानते हैं ये रहता ही नहीं। तो क्या बोलूं मैं, रिजर्वेशन प्रमोशन 95 में प्रमोशन की बात हो गया। अब देखो 27 मोड लैंड एक्ट को ऐड किया गया, ये है आपका 95 में। यहाँ 1995 में देखो यहाँ है कि एक बातें है कि 27 मोर लैंड रिफॉर्म को ऐड किया गया। टोटल नंबर अभी के डेट में लैंड 9 शेड्यूल में 284 हैं। मतलब टोटल नंबर जो अभी है 282 है, लेकिन लास्ट का जो नंबरिंग आएंगे ना उसको नंबरिंग देखो 284 है। ऐसा कैसे गिनेंगे तो 282 लोग कहलाएंगे, लेकिन नंबरिंग 284 है। मतलब बीच में जो जो कुछ आए वो आए और बाद में डिलीट कर दिया गया। जैसे इसमें एक्ट है जो 87 87वां 87th एक्ट 87, 92, फिर 130, ऐसे एक्ट जो आए ना वो आए लेकिन बाद में डिलीट कर दिया गया। डिलीट हुआ और कुछ को ऐड भी हुआ, 257A ऐसे नाम से ऐड भी हुआ। आपको नंबरिंग जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि 87 को डिलीट, एक्ट को डिलीट, एक्ट क्या था उसमें घुसने, उतना सारा एक्ट है यार, 282 अब ये सब एक्ट को कब लाया गया, कब जोड़ा गया, किससे रिलेटेड है, पागल हो जाएगा आदमी, डजंट मैटर। तो मैंने ऐसे बता दिया कि नंबरिंग क्यों है, क्योंकि ये सब 87 92 वाला जो नंबर था, 130 वाला जो नंबर, उसको डिलीट कर दिया गया था और कुछ एक्ट कुछ नंबर को जोड़ा भी गया। जैसे 257 258 था, 257 का 257A बना दिया गया। वो कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते हो ना कितने बार ABC करके कितना है। 243 में देखो ना भाई, 243 कहने को एक आर्टिकल है, लेकिन 243 ABCDEFGH गांधी GHIJKLMNOPQRSTUVWXZ। जेड से मन नहीं भरा, जेड का ZD, 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 ZDFGHDJDHIJKLZT तक है, ऐसे बनाया गया। चलो
अब हम पहुंच गए 1999, 1999 में। 1999 में आप अपना आ जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट। 1999 से लेकर 1999 से लेकर 2004 तक रहती है। जब 2004 से आप आ जाते हैं कौन, मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह। उसे और अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट वो रहती है। 99 98 99 का ही पीरियड देखो, बहुत इस समय भी 97 98 99 का पीरियड काफ़ी वोलेटाइल। मतलब नरसिम्हा राव के बाद जो गवर्नमेंट रही, कभी हमेशा कभी ये कभी एच डी देवगौड़ा, तो कभी कभी आपका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, कौन कौन थे यार, कभी अटल बिहारी वाजपेयी, कभी एच डी देवगौड़ा, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे ऐसे पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होते रहा। एक और कोई नाम आ रहे हैं उस समय, कौन नाम आ रहे हैं ध्यान में नहीं आ रहा है मुझे, छोड़ो। जयंत सिंह जयंत चौधरी, जयंत सिंह, पता नहीं, कुछ ऐसा कुछ। हम्म, तो लैंड रिफॉर्म, अब जुरिडिक्शन कुछ नहीं यार, लोकसभा में जुरिडिक्शन एंग्लो इंडियन का वैसे ही, और पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में SC ST का सीट हर बार जो एक्सटेंड होता है, आगे समय एक्सटेंड हो गया। अब है आपका 2000 में 80 अमेंडमेंट एक्ट 80। अब देखें 80 में क्या है, ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट जानोगे। 80 में है 80 अमेंडमेंट एक्ट, 80वां, 80th 2000 का। तो ईयर भी याद रखोगे और नंबरिंग भी याद रखोगे। कैसे, देखो क्यों, फाइनेंस कमीशन जो है हर 5 ईयर पर उसको सेटअप किया जाता है। ये प्रेसिडेंट का काम होता है कि फाइनेंस कमीशन सेटअप करवाए, उसके मेंबर को अपॉइंट करना, चेयरमैन जो भी होंगे। और फाइनेंस कमीशन ईच 5 ईयर के बाद वो रिकमेंडेशन देती है, जैसे कि रेवेन्यू का शेयर जो है, सरकार को जितना पैसा आ रहा है स्टेट को कितना देना चाहिए, सरकार कौन कौन मामले में टैक्स कलेक्ट करे, स्टेट कौन कौन, जैसे सरकार है जो यूनियन लिस्ट वाले में सब्जेक्ट में टैक्स कलेक्ट करती है, स्टेट है जो स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट में टैक्स कलेक्ट करती है। ठीक है, उसके अलावा कि शेयरिंग जो है, टैक्स जो कलेक्ट करने का काम है, कुछ में है कि सरकार सेंट्रल टैक्स करेगी, और कितना शेयर सेंटर को, स्टेट को देना है, कितना नहीं देना है, बढ़ाना है, घटाना है, और देना है किस स्टेट को कितना देना है, और बीच बीच में किस स्टेट को ग्रांट कितना देना है। ग्रांट मतलब मदद करने की जरूरत है कि स्टेट पीछे चल रहा है, इसको डेवलपमेंट के लिए और पैसे की जरूरत है, यहाँ ये सब प्रोजेक्ट चल रहा है, इसको और प्रोजेक्ट पैसे की जरूरत है, इसको इतना पैसे दिया, अब अगले साल इसको पैसे कम देने की जरूरत है। तो फाइनेंस कमीशन सेटअप करवाया जाता है, और ये रिकमेंडेशन देती है सरकार को। सरकार का काम है उनका रिकमेंडेशन माने या ना माने, जो वैलिड रिकमेंडेशन लगता है, या जो इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है, वो उनके जुरिडिक्शन में, या उनके अधिकार अधिकार में नहीं, उनके आप कह सकते हो फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए वो सरकार इम्प्लीमेंट करती है। अब यहाँ देखो, यहाँ फाइनेंस कमीशन ने 10वां फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश हुआ, सेटअप हुआ था। उसने फाइनेंस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, इंपॉर्टेंट है रिकमेंडेशन। वो तो इससे पहले फाइनेंस कमीशन तो हर बार बहुत बड़े रिकमेंडेशन कुछ ना कुछ देते रहती है, इसका ही क्यों, और इसके रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा। देखिए, प्रोवाइडेड फॉर अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो डिवोल्यूशन मतलब देना, सौंपना, प्रदान करना। अल्टरनेटिव स्कीम, प्रदान करने का अल्टरनेटिव क्या है, जो हमेशा चल रहा है वो तो है, उसके अलावा अलग से क्या है। और रेवेन्यू मतलब सरकार को जो पैसे आ रहे हैं, इनकम आ रहा है, रेवेन्यू आ रहे हैं। एक्सपेंडिचर एक अलग होता है, रेवेन्यू आ रहा है। तो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, देखिए ये क्या है, दिस वाज इनेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द 10th फाइनेंस कमीशन विच है रिकमेंडेड दैट, क्या रिकमेंडेड किया, दैट आउट ऑफ द टोटल इनकम ऑब्टेन्ड बाय किससे, सेंट्रल, देखें, ऑब्टेन्ड बाय सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज। सरकार सेंट्रल टैक्स जो लगा रही है और ड्यूटी कलेक्ट कर रही है, जैसे सरकार ड्यूटी करती है, जैसे होता है ना कि आप कोई सामान, सरकार ऐसे कि एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कोई सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं कंट्री में तो उस पर ड्यूटी लगाई जाती है, कोई सामान इंडिया इंपोर्ट करती है तो ड्यूटी का मतलब कहीं ना कहीं टैक्स ही हो गया, नाम है ड्यूटी।
तो ड्यूटी नाम दिया गया है उसके लिए, टैक्स लगाती है, तो उसको बोलते हैं ड्यूटी। जैसे ड्यूटी आपने कहाँ भी पढ़ा था, वो सोचो उस समय 18 प्लासी वार, उस समय भी आपको ड्यूटी लगाया गया था। वो ब्रिटिशर जो थे, वो एरिया तो ले लिया बंगाल में, उसके अलावा उस एरिया से जो भी पर्सन जा रहा है, वो कंपनी है जो भी गाड़ियाँ जा रही है, जो भी माल जा रहा है, उस पर पैसे वसूलते थे, जिसको बोलते हैं ड्यूटी। तो सेंट्रल को जितना टैक्स आ रहा है, जितना ड्यूटी आ रहा है, ये इसके लिए प्रोविजन डाला कि 29%, 29% जितना सेंट्रल ने कलेक्ट किया, उसका 29% शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट। मतलब जो भी 100 रुपये सरकार को कलेक्शन हुआ, उसमें से 29 रुपए को सरकार को क्या करना है, स्टेट के बीच में बांटना है। ये नहीं कि 29 रुपए में 1 रुपया हर को देना है, 1% हर को देना है, ये भी नहीं है। 29% शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टेट, ये तो बोल दिया। अब ये तो नहीं बोला अब किस स्टेट को कितना पैसा दे ना दे, ये डिपेंड किया, वो तो फिर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। जिसकी जहाँ गवर्नमेंट होगी सरकार की, सेंटर में भी गवर्नमेंट, स्टेट में हो तो स्टेट को थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अगर ऑपोजिशन का गवर्नमेंट रहेगा तो बेनिफिट नहीं देंगे, पैसे थोड़ा कम देंगे। क्यों? कि वहाँ ज़्यादा पैसे देंगे, वह स्टेट का गवर्नमेंट खूब काम करेगी, तो लोग क्या सोचेंगे, पैसे तो सेंटर दे रही है, हम दे रहे हैं, हमारी पार्टी एक तरह से इनडायरेक्ट वे में, लेकिन काम स्टेट कहेगा कि हमने ये सब किया है, तो हमने तुमको पैसा दिया, क्रेडिट तुम लोगे, अगला बार वोट होगा तो वोट तुमको लोग देंगे, तुम्हारी सरकार बनेगी। हो सकता है कि पार्लियामेंट का भी इलेक्शन हो तो तुमको लोग ज़्यादा वोट देंगे, तो मतलब हमको तो लॉस में होगा। तो सेंटर वाले ऐसे केस में पैसा कम देती है, और जहां उनकी ही पार्टी की गवर्नमेंट रहेगी उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो लेकिन एटलीस्ट 29% ये प्रोविजन डालने से हो गया कि ये 29% जो पैसा स्टेट को ही, स्टेट को मतलब स्टेट के लेजिस्लेचर, मतलब स्टेट के लेजिस्लेचर नहीं बोलूँगा, स्टेट के एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को दिया जाएगा। वो पैसे वहाँ खर्च करेंगे जैसे मिलेगा, ये कहने का मतलब। तो अब वो पैसे मिलेगा, वो पार्लियामेंट में, वहाँ के असेंबली में जाएगा, कितना पैसे मिले हैं, पैसे को खर्च करना कहाँ है, कैसे लाना है, उसके लिए भी बिल आएगा, मतलब मनी बिल आएगा, मनी बिल के हिसाब से पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सेंट्रल ने ग्रांट दे दिया तो पैसे डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के पॉकेट में चली जाती है, और पैसों को जैसे जितना खर्च करना है चीफ मिनिस्टर अपने हिसाब से करे, ऐसा नहीं होता। तो ये 29% वाला जो मैटर है ना, ये याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। ऐसे 29% रेवेन्यू शेयरिंग। और ईयर था 2000, इस समय अटल बिहारी वाजपेयी का गवर्नमेंट चल रहा था, उनकी गवर्नमेंट थी। अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में देखो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अच्छे अच्छे काम हुए हैं। अब देखते हैं 81st अमेंडमेंट, ये है ईयर वाइज देखा जाए तो ईयर आपका सेम है 81st में। तो 81st में आ जाए, देखें यह है 81st में, empowered the state to consider the unfulfilled reserve vacancy। देखो यहाँ empowered the state to consider the unfulfilled reserve vacancy of a year as a separate class of vacancy to be filled। ठीक है, separate class of vacancy to be filled up in any succeeding year or years। देखें एक तो ये, and such class of vacancy are not to be combined with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation। मतलब देखो घूम फिर के क्या बात है, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूं। ये देखो ये अमेंडमेंट 81st वाला अमेंडमेंट हुआ, तो अब ये कहा गया क्या कि जैसे ये अमेंडमेंट हो गया, होने का पर्पस क्या है कि जैसे कि किसी स्टेट में एससी को एसटी को रिजर्वेशन दिया गया, ठीक, एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया गया, 100 सीटें हैं, 100 सीटें में से एक पल के लिए मान लिया जाए कि 20 सीटें जो है एससी एसटी कैंडिडेट को जाएगा, लेकिन उतने कैंडिडेट आए ही नहीं, अपियर ही नहीं हुए, ठीक है, या कट ऑफ मार्क्स जो रखा गया था मिनिमम, उससे कम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था, उससे कम मार्क्स रखा गया तो लिया नहीं गया, या कैंडिडेट कम आए, तो सीट भरा 10 ही भरा, 10 सीट बच गया, 10 सीट बच गया ना, अगले साल फिर 100 वैकेंसी आएगी, तो अब 100 वैकेंसी आएगी तो अब सीट हो गया कितना, 110 सीट हो गया,
लेकिन आप रखोगे रिजर्वेशन क्या कि 50% ही रिजर्वेशन मैक्सिमम रख सकते हैं। तो 110 सीट में से आप रखोगे क्या कि इस बार भी जो SC ST को जो रिजर्वेशन मिलेगा, जो नियम है जैसे कि एक पल के लिए मान लीजिए 20% मिलता है, तो 110 का आप रखोगे 20% बना दोगे। ठीक है, 110 का 20% बनेगा 22 सीटें बनेगी, 22 सीटें। ठीक, 110 का कितना सीटें बना, 22 सीट बना। तो आप कितने SC ST को सीट को दोगे, SC ST को 22 सीट दोगे। पिछले साल कितना मिला था, 20 सीट मिला था। इस बार कितना मिल रहा है, 22 सीट मिल रहा है। ये तो सही है, लेकिन सोचो पिछले साल जो 10 सीट खाली रह गया था वो तो SC ST का ही सीट था ना। अब ये 10 सीट को तुम यहाँ लाकर 2 ही सीट इसको दे रहे हो, 8 सीट तो दूसरे कैंडिडेट में बांट दिए। तो ये कहा जा रहा था कि ऐसा देखा जा रहा था कि बैकलॉग में बहुत सीटें SC ST का भर नहीं रहा था, और बाद में वो सीटें किसको जा रही है, नॉर्मल कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट को जा रही है। तो इससे कहा गया कि देखा गया कि ये क्या हो रहा है भाई, अल्टीमेटली तो इस जो पर्पस हमारा वो फिलफिल ही नहीं हो रहा है, तो वो तो उनको मिल ही नहीं रहा है। तो अब नियम क्या है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं रखा जाएगा। तो यही तो आर्गुमेंट दिया जाएगा ना, अगर लीगल तरीके से देखा जाए तो नियम है 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं। तो 110 सीट है तो हम रिजर्वेशन 50% दे रहे हैं, तो उससे ज़्यादा रिजर्वेशन दे नहीं सकते। अगर इस बार अगर 20 सीट जैसे नियम का अनुसार होता है SC को दिया जाए, 120 सीट 20 सीट SC को, ठीक है, SC ST कैंडिडेट को, और 10 पिछले साल वाला आया उसको भी SC ST में माना जाए, तो 30 सीट SC ST को हो जाएगा। और सीटें कितना होगा, 110 सीट, मतलब 100 तो अभी वाला, 10 पिछले वाला, 110 में से 30 सीट मिल रहा है SC ST को। तो जो क्राइटेरिया आपने रखा है इतना परसेंटेज वाला, 50% मिनिमम रिजर्वेशन वाला, मतलब ऐसे ये तो 30 इनको हो गया, और जो अदर कैंडिडेट को भी जो रिजर्वेशन मिला होगा, तो ये जो क्राइटेरिया है 50% वाला लिमिट को क्रॉस कर जा रहा है। ठीक है, 50% वाला लिमिट को क्रॉस कर जा रहा है। तो अगर ये 50% वाला लिमिट को क्रॉस कर जा रहा है, तो वो तो कहेगी ना डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री, तो हम तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसको कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कि जो बैकलॉग वाला सीट है आप इसको पूरे वैकेंसी में काउंट नहीं करोगे, 50% सीलिंग के लिए इसको अलग सीट मानोगे, और उस कैटेगरी वाले के लिए ही सीट रहेगी। समझ गए, यानी अगले साल 100 वैकेंसी आएगी, तो उस 100 वैकेंसी में जो खाली 10 वैकेंसी इसको नहीं जोड़ोगे, आखिर एग्जाम में 110 सीट के लिए निकालोगे, लेकिन उसमें SC का 20% जो होता है SC ST का रहेगा ही, इंक्लूडिंग 30 SC ST का कैंडिडेट रहेंगे, अब बाकी जैसे हर जो रिजर्वेशन अदर को मिलता है वैसे मिलेगा। ये था, समझ गए। तो इससे पहले OBC को तो ऑलरेडी है जो 92 में ही रिजर्वेशन करके, 92 में 27% रिजर्वेशन मिल गया था 1992 में। वो आपका इधर कहीं वो एक्ट में अभी तक आया नहीं है अभी, कहीं मैंने मिस किया क्या, देख लेता हूँ। देखो 1992 वाला जो पीरियड है ना, ये अमेंडमेंट करके ऐसा तो नहीं लाया गया, पर इसी में OBC को जो रिजर्वेशन जो है ना, तो वहाँ OBC का रिजर्वेशन का इसी पीरियड में OBC का रिजर्वेशन 27% मंडल कमीशन उसके लिए बनी गई थी। मंडल कमीशन जनता पार्टी के गवर्नमेंट मुरारजी देसाई के में ही मंडल कमीशन, मंडल एक उनके MP थे, कमीशन बनाए थे कि भाई बैकवर्ड क्लासेस इंडिया में कितने हैं, कितने बैकवर्ड क्लासेस का गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन है। देखा गया कि बैकवर्ड क्लासेस 52% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन उनका सरकारी नौकरी में उस रेशियो में नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो बार बार करते करते PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करवाया और OBC को 27% रिजर्वेशन दिलाया। फिर वो मैटर कोर्ट में गया, तो कोर्ट में गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने किया नहीं था, ऐसे करके प्रोविजन जोड़े नहीं थे। कोर्ट में गया तो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया इस बात को कि चलो इतने पीपल हैं, इतना पॉपुलेशन है, 52% 27% रिजर्वेशन दे रहे हैं तो कोई गलत भी नहीं कर रहे हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मतलब उनका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनको रिप्रेजेंटेशन और उनको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, तो उसको वैलिड माना उस पॉइंट को। तो इसलिए अमेंडमेंट यहाँ हुआ नहीं। और जहाँ अमेंडमेंट तब करते हैं जहाँ दिक्कत लगता है कि अगर ऐसे ही नॉर्मली हम कानून बना देंगे पार्लियामेंट से, तो बिना कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किए हो तो लोग कोर्ट है जो इसमें इंटरफेयर करेगा, तो अमेंडमेंट करने की जरूरत हो जाती है। ठीक है,
तो ये हुआ आपका SC ST का रिजर्वेशन के लिए। ईयर याद रखोगे कौन सा ईयर, एटलीस्ट, और बाकी ये नॉर्मल थ्योरी के पर्पज से ये तो आपको ऐसे आर्टिकल 16 में वहाँ है ही ये। तो अगर ये आया है तो थोड़ा मैं बता दूं, आर्टिकल 16 में जो है एक तो इसका रिजर्वेशन है, 50% का सीलिंग है। लेकिन अभी देखो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया अभी रिसेंटली, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैंडिडेट को 10% रिजर्वेशन दिया गया। यहाँ वाला ये बात तो हो रहा था ना भाई कि 50% सीलिंग, तो यहाँ भी क्रॉस हो गया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है सोचो। मतलब दिमाग देखो ना, कैसे कैसे लॉजिकली हो सकता है कि दिस 10% वॉन्ट बी कंसिडर्ड विद इन द सीलिंग लिमिट ऑफ 50%। इस 10% जो रिजर्वेशन मिल रहा है, दिस इज नॉट ए रिजर्वेशन विद 50% में जो रिजर्वेशन मिल रहा है, इसको रिजर्वेशन नहीं कंसीडर किया जाएगा। वाह, मतलब रिजर्वेशन नहीं है क्या ये? मैं ऐसे बता रहा हूँ, मुझे किसी से ये नहीं है। तो मतलब देखो, कोई चीज को लाने के लिए अपने हिसाब से स्टेटमेंट दे दो, और कोई चीज को हटाने के लिए भी अपने हिसाब से स्टेटमेंट दे दो कि ये लॉजिक लगा दो। मुझे एक और याद है, जैसे कि कभी कभी किसी को देखोगे ना कि मान लिया जाए कि किसी को मान ले कहीं जाना है, पैदल जाना है सपोज, तो कोई आदमी ज़्यादा बकवास करने वाला रहेगा तो ऐसे बोलेगा क्या कि 10 बजे जाना, कि 10 बजे का चलते हैं, आज बोलेगा 10 बजे का चलते हैं चलो, तो कहोगे कि गाड़ी निकालते, तो नहीं नहीं पैदल चलते हैं। तो क्यों? विटामिन डी हम लोग लेंगे, आज ये स्टेटमेंट देगा विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी कितनी डिफिशियंसी होती है, बोन कितना कमजोर होता है, जिसकी रिपोर्ट आती है विटामिन डी हर कोई का कमजोर होता है, इस कारण हड्डियाँ इतना ज़्यादा फ्रैक्चर होता है, इतना थोड़ा सा कोई गिरता है चोट लग जाता है हड्डियाँ फ्रैक्चर होती है। चलो लॉजिकली सही है, ठीक। फिर 2-3 दिन बाद फिर जैसे कि कुछ काम रहा, तुम उसको बोलोगे कि चलिए 10 बज रहा है, वहां चलना है, चलते हैं। इस बार उसको है जो पैदल चलने का मन नहीं है, तो वो क्या लॉजिक देगा? नहीं 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 यार, गाड़ी निकालते हैं ना, गाड़ी क्यों चलना? तो अरे विटामिन डी लेंगे। नहीं नहीं यार, धूप में चलोगे स्किन काला हो जाएगा, इतनी गर्मी है, सन बर्न हो जाता है यार, इससे डिहाइड्रेशन हो जाती है, बॉडी में रिएक्शन हो जाए, बॉडी में इतना दिक्कत होगा, हीट स्ट्रोक हो जाएगा, क्यों अपने आप को परेशान करना, इतना स्वेटिंग होगा, कपड़े साफ करने पड़ेंगे। तो वाह भाई, उस दिन तुम्हारा वो लॉजिक कहाँ गया था, आज तो ये लॉजिक दे रहे हो। मतलब जिसको जो बातें अपने रखनी है, जो अपने हिसाब से करवाना है, वो लॉजिक डाल दो। हालांकि लॉजिक तो दोनों सही है, गलत नहीं है, दोनों है ना, दोनों सही है अपने जगह पर। लेकिन उसको अपना, तो आदमी सोचेगा यार इसको जो मैं आज मुझे चलने तक का मन था पैदल, तो आज ये गाड़ी निकलवा दिया। उस दिन मुझे गाड़ी से जाना था क्योंकि मैं टायर्ड था, तो मैं चाह रहा था कि गाड़ी से चलूं। तो और ये अभी फ्रेश था, अभी सवेरे वो सो के उठा है अभी कुछ देर पहले, तो ले भाई इसको पैदल चलने वॉकिंग करने का मन था। तो यार जो मन इसका रहता है वो अपने हिसाब से करवाता है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बोल दिया कि आप खुद ही क्वेश्चन उठाओगे सर 10% ही EWS को मिला है, तो क्या वो 50%, वो तो 60% नहीं हो गया क्या? वो कहाँ गया 50% वाला? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ओपिनियन दे दिया, ना 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 ना, दिस वोंट कम अंडर द 50% ऑफ द सीलिंग लिमिट, दिस कम्स द सेपरेट क्लास ऑफ द रिजर्वेशन, एंड आई ऑल्सो बोलेगा कि दिस इज नॉट ए रिजर्वेशन। तो चलो ऐसे बात है, तो EWS को ऐसे मिला 10%, ओबीसी के लिए 27%। सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं, पब्लिक एम्प्लॉयड गवर्नमेंट जॉब में है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो है ही, जो स्टेट के द्वारा फंडेड है, यहाँ तक कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कई जगह रखा गया है प्रोविजन, है मेंशन। और और क्या, और इसमें फिर हाँ, वोमेन का रिप्रेजेंटेशन देखो, 1/3 रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का। रिप्रेजेंटेशन किस में? जो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, वो तो असेंबली में है, असेंबली में पार्टिकुलरली पार्लियामेंट में एंड स्टेट लेजिस्लेचर में वुमेन को रिजर्वेशन मिला है। वो ना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, लेकिन सम हाउ यू कैन से डैट यार पब्लिक ऑफिस ही तो है ना वो, अल्टीमेटली सरकारी नौकरी में नहीं कंसिडर होता है। एंड देखो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में सरकारी नौकरी को कंसिडर होता है, लेकिन नेता बन गए और कोई मिनिस्टर बन गए, डेट वोंट कंसिडर अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए देखो नेताओं ने कितना अच्छा अच्छा बात, या जुडिशरी ने बनाया है, क्या क्या बोलो, जुडिशरी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो आप कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कहलाएंगे ये पोस्ट। लेकिन आप कोई ग्रुप बी का, ग्रुप सी का, ग्रुप डी का नौकरी कर रहे हो ना, तो सरकारी नौकरी, तो आप कहलाओगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑक्युपाई कर रखे हो। और वो जो बड़े बड़े लेवल पोस्ट ऑक्युपाई कर रहे हैं, दैट डजंट कम अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऐसा है। तो ऐसा इसलिए रखा गया कि भाई अगर सबको उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में हम कंसीडर कर देंगे, तो ये होता है ना कि कोई भी
जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रख दिया, तो अगर उनको जैसे कि गवर्नर है कोई और उसको प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट लड़ना है, तो वो जब तक ये रिजाइन नहीं करेंगे तब तक वो लड़ नहीं सकते, रिजाइन करेंगे तभी लड़ेंगे। और वहाँ भी हार गया तो गवर्नर का पोस्ट भी गया, वहाँ भी गया। कोई मिनिस्टर है तो मिनिस्टर को या कोई एमपी है उसको मान लिया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो वो है जो कभी भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ये सब प्रोविजन डाला गया कि ताकि नेता में से ही नेता निकलेगा ना, तो फिर अलग से कहाँ से लाया जाएगा। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा कि दिस वोंट कंसीडर एज ए दिस वोंट कंसीडर एज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये है 50% सीलिंग लिमिट। अब कहाँ है जी, 82nd अमेंडमेंट एक्ट में आ गया 2000 में। देखो इसी समय एक तो प्रमोशन में रिजर्वेशन के बाद जो चला, साथ में देखो सब रिजर्वेशन रिजर्वेशन 2000 में जितना जो बातें आसपास चल रही थी ना रिजर्वेशन में, काफी चर्चा हो रहा था रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन। तो देखो प्रोवाइडेड फॉर मेकिंग ऑफ एनी प्रोविजन इन फेवर ऑफ SC/ST फॉर रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन किस केस में, इन क्वालिफाइंग मार्क्स इन एनी एग्जामिनेशन और लोडिंग द स्टैंडर्ड ऑफ इवेल्युएशन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन टू द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। वही बात कि इनका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है SC/ST का, तो जो जनरल का है उससे कम रहेगा। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स सेम रखोगे तो कैंडिडेट ही इसके पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए तो खाली सीटें रह जा रही थी ना, बैकलॉग हो जा रहा था, सीटें नहीं भर पा रही थी। सीट तो रिजर्व रख दिया, क्वालिफाइंग मार्क्स वही रखोगे तो कुछ ही कैंडिडेट होंगे, तो क्वालिफाइंग मार्क्स कम करिए तभी तो सीट भरेगा ना, ये आ पाएंगे। तो यहाँ के साथ साथ प्रमोशन में भी जब एग्जाम होगा तो वहाँ भी, इससे पहले सोचो क्वालिफाइड मार्क्स सेम ही रहता था तो कैंडिडेट खाली मिलते नहीं थे, तो सीटें खाली रह जाती थी, तो बैकलॉग बहुत हो जाता था। अब क्वालिफाइंग मार्क्स कम करोगे तो अब सीट खाली नहीं रहेगी। ये प्रोविजन कब डाला गया, 2000 में। मैं एग्जाम्पल दे दूं, बिहार में एक वैकेंसी निकला इसका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट एग्रीकल्चर डायरेक्टर का, असिस्टेंट एग्रीकल्चर डायरेक्टर का बिहार में। तो उसमें क्या था कि 1995 से उसमें एग्जाम हुआ ही नहीं था उस पोस्ट के लिए, 3-4 साल 5 साल पहले की बात है, हुआ नहीं था। उसमें होता है क्या होता है कि जो जिसने बीटेक किया है एग्रीकल्चर से बीटेक किया है या और भी कोई ऐसे कोर्स होगा, वो लड़का ही एग्जाम दे सकता है। बीटेक किया है इंजीनियरिंग से, बस चारो बीटेक किया है ये इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर से। तो 1995 से एग्जाम हुआ नहीं, तो सीटें बहुत खाली थी। उसके साथ साथ क्या था ना कि उससे पहले भी जो एग्जाम हुआ था ना, तो जो कैटेगरी वाइज जो सीटें थी ना, ओबीसी का SC/ST का, तो उससे पहले भी कैंडिडेट उनको मिला नहीं था। पहले भी क्वालिफाइंग वाला जो वही था, क्या स्टैंडर्ड ऊपर था, तो सीट पहले से बैकलॉग चल रही थी। जब वैकेंसी आए ना, तो जितना जनरल का जो सीट था उससे ज्यादा सीटें ओबीसी की सीट थी, उससे कहीं ज्यादा ओबीसी और SC/ST की भी उसी सीट थी जनरल से ज्यादा। तो ऐसे कैंडिडेट क्वालिफाई किए बाद में, जो जिनको खुद नहीं लगता था कि यार मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा, या जिनकी प्रिपरेशन उतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं थी, कुछ और चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन ये एग्जाम दिया उनको ही लगा नहीं था कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, क्वालिफाई कर गए क्योंकि कैंडिडेट ही ज़्यादा नहीं जुटे और सीट ही ज़्यादा थी। या एक पल के लिए मान लिया जाए कि सीट थी मान लें कि 120 और एग्जाम देने वाले कैंडिडेट ही थे 130 के आसपास, ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहा ही नहीं। तो कुछ जो नॉन सीरियस कैंडिडेट थे जो वाकई में फालतू होंगे उनको हुआ नहीं, या बाकी जो थोड़ा बहुत थे या नबी थे, तो देखो कितना, क्योंकि बैकलॉग का सीटें बहुत ज़्यादा था और जनरल का सीटें हो गई उसमें 40-50, ओबीसी के सीटें हो गई 120। ऐसे हुआ है, देखना अगर कोई होंगे उनसे पूछना, सेम चीज़ हुआ है। नंबरिंग मेरा जो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो मैं सीनेरियो बता रहा हूँ ना, ये सीनेरियो हुआ है। सिंस चूंकि मैं बिलोंग करता हूँ उस स्टेट से, ठीक है, तो और भी जो मैं ऐसा नहीं है कि जो फ्रेंड है कोई ना कोई ये बताते हैं या न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो ये चीज़ें न्यूज़पेपर में आती नहीं है जो मैंने बताया। तो न्यूज़पेपर से तो मुझे पूरे ऑल ओवर इंडिया का पूरे वर्ल्ड का पता रहता है, लेकिन जो ये जो बातें हैं ना, जो फ्रेंड लोग हैं वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे है, तो वहाँ के बारे में पता रहता है। ऐसा चीज़ और डिफरेंट स्टेट में भी हुए हैं होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता है, तो नहीं पता है, तो मैंने जो एग्जाम्पल मुझे पता था मैंने आपके सामने रख दिया। और अब तो मैं अभी भी बोलता हूँ कि हमारा ये स्टेट वो स्टेट मैं वहाँ पैदा लिया, अलग बात है। अभी तो पूरा इंडिया हम सबका है, हमारा ही है, तो हमें तो कोई डिस्क्रिमिनेशन इसमें है नहीं कि वो स्टेट। कैसा लगता है कि मैं ऐसा कोई स्टेट नहीं बचा हो जहाँ मैं गया नहीं, जहाँ मैं रहा नहीं, ऑलमोस्ट देखा जाए तो।
तो हमें तो भाई सबसे हमारे ही या सबसे हमें लगाव है। अब देखो, अब 2000 में ही देखो यहाँ क्या चल रहा था कि जो मैं बताया था अरुणाचल प्रदेश वाला सिनेरियो, प्रोवाइडेड दैट नो रिजर्वेशन इन पंचायत कैन बी मेड फॉर द एससी इन अरुणाचल प्रदेश सिंस टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इज ट्राइबल। तो अरुणाचल में 60 सीटें में से लगभग 58-59 सीट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो ट्राइबल के लिए रिजर्व है। और जो पंचायत में जो था वो कहा कि अब कोई भी एससी का यहाँ सीट एससी कैंडिडेट नहीं है, तो एससी का सीट नहीं रहेगा। अब इसमें कोई सवाल उठा सकते हो, सर एससी जो अगर पहले से होंगे कहाँ गए, क्या स्टेट छोड़ दिए, या सारे मर गए, या सारे कन्वर्ट होके एसटी में अपने आप को कन्वर्ट करवा लिए, सारे लोग ने एसटी का डॉक्यूमेंट बनवा लिया बेनिफिट के लिए। कुछ तो हो सकता है ना, सारे मर गए या स्टेट छोड़ दिए वहाँ दूसरे स्टेट में चले गए, या सब डॉक्यूमेंट चेंज करवा लिए, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। तो वो वहाँ का गवर्नमेंट जाने, और हमें इसमें जानने की ऐसा कोई जरूरत है नहीं, उसमें हमें जानना नहीं है। ये सब दिमाग में सोचोगे जो कैंडिडेट अभी ऐसे कोई बिलोंग करता है तो वो तो ये सब सोचने लग जाएगा ना कि यार क्या हुआ होगा, लोगों को मारा गया होगा, भगाया गया होगा, ये तो अत्याचार हुआ उन लोगों के साथ, ये वो। यहाँ अभी यहाँ देखना है। अब देखो, अब है 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 का, 84th 84 2001 में 84th में अब आता है। देखें, इसका कई बार डिस्कशन हो चुका है, कई बार मैं बता चुका हूं। क्या कुछ नहीं है कि लोकसभा में जैसे कहा गया था पहले कि 2000 के बाद जब सेंसस होगा उसके हिसाब से फिर से टेरिटरी का रीएडजस्टमेंट होगा। लोकसभा में जो सीट दी गई है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का फिर से डी एलोकेशन होगा। डी एलोकेशन मतलब किसी स्टेट को कम ज़्यादा पॉपुलेशन क्या है उस हिसाब से सीट दी जाएगी। अब यहाँ कहा गया कि 2001 वाला जो सेंसस हुआ उसके हिसाब से नहीं, 25 साल तक यही रहेगा 2026 तक। उसके बाद जब सेंसस होगा उस हिसाब से सीट को हम किसको कम देना है किसको कम ज़्यादा देना है वो रीएडजस्टमेंट उस समय किया जाएगा, अभी नहीं। और अब देखो, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द रीएडजस्टमेंट एंड नेशनल रेशनलाइजेशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर ऑफ 1991 का फिगर 90, मतलब किसी स्टेट पार्टिकुलरली स्टेट में उनके अंदर 40 सीट पहले से मिला हुआ 40 ही रहेगा, लेकिन 40 में से ही 40 कंस्टिट्यूएंसी में से ही, ठीक है, किस कंस्टिट्यूएंसी को 40 सीट मिला हुआ है और कंस्टिट्यूएंसी 20 है, एक कंस्टिट्यूएंसी में 2 एमपी हैं, तो किस कंस्टिट्यूएंसी में एमपी कम करना है या बढ़ाना है, या कंस्टिट्यूएंसी को और बढ़ा किसी और के साथ जोड़ देना है, वो किस सेंसस के आधार पर होगा, 1991 के सेंसस पर। बाद में आएगा कि 2001 के सेंसस पर, फिर अमेंडमेंट आएगा कि 2001 के सेंसस पर। अभी जो है 2001 के सेंसस पर है, और 1991 मतलब 1991 बोल रहा हूँ, 1971 के सेंसस के बेसिस पर कौन सा है, लोकसभा का जो सीट एलोकेटेड है, कंस्टिट्यूएंसी एलोकेटेड है, या कंस्टिट्यूएंसी नहीं, नंबर ऑफ जो सीट एलोकेटेड है डिफरेंट स्टेट को, वो 1991 के फिगर के अनुसार है। तो ये है इसमें इतना एक्सटेंडेड द बैंड। अब नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम वेरीवर, तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.
एंड विकास_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो जो आईडी जो होता है @dr_vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, में पता नहीं। ये है बारकोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूँ। कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे। तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए। और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से। नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश। ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड IFSC।